तो पहला ये जो प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में मैं उत्तर दे दूं। आपका सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं अर्पण जी कि आपने मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है क्योंकि मनोहर श्याम जोशी जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। उनके बेटे अनुपम जोशी जी ने मेरा नाम उनसे सजेस्ट किया और फिर ये हुआ कि कैसे उनसे मिला जाए, कैसे बात की जाए। क्योंकि जब हम लोग सीरियल बन रहा था तो अनुपम, उनके जो सुपुत्र हैं, वो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ते थे। तो उन्होंने जाके शायद अपने पिताजी से कहा कि भाई ये जो कैरेक्टर है हम लोग में नन्हे का, ये तो हमारे स्कूल में चलता फिरता लड़का है जो कि गाता है, मिमिक्री करता है और हिंदी भाषी है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये बातें सब अनुपम ने जाके जोशी जी को बताई। तो मैं उस समय दूरदर्शन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ऑल इंडिया रेडियो में मैं ऑलरेडी काम करता था। तो वहाँ से रिजेक्शन होने के बाद ड्रामा सेक्शन से मुझे थोड़ी निराशा तो डेफिनेटली हुई। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलते खेलते कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मेरे फादर भारत के भूतपूर्व कमेंटेटर रहे और स्वर्गीय अभय चतुर्वेदी। तो सतीश गर्ग जी दूरदर्शन में काम करते थे। उन्होंने, जोशी जी ने उनसे बात की कि भाई तुम अपने लड़के को भेजो ऑडिशनिंग के लिए। और ये हुआ कि किस तरह से हम इसको बनाएं और इसका पूरा कार्यक्रम सजोया जाए। तो प्रयास ये किया गया कि जोशी जी ने अनुपम से कहलवाया, उनसे बात की। तो बहुत प्यार से जब ऑडिशन हुआ हम लोग का, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि किस तरह से तुम मिमिक्री वगैरह करते हो, मैंने सुना है बहुत अच्छा। मैं कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे दो चार फिल्म एक्टर्स के डायलॉग बुलवाए और साथ साथ में फिर उसके चलते कुछ गाने की बात हुई। तो गाकर मैंने सुनाया। मैं आपको भी सुना देता हूँ। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। तो जोशी जी को बड़ा पसंद आया। बोले बड़ा अच्छा है भाई, तुम गाते भी बड़ा अच्छा हो। तो ये रोल है नन्हे का, एक कैरेक्टर है जो कि उन्होंने लिखा था। और हम लोग जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक तरह से, तो एक तरह से बहुत कुछ उनसे उनसे जानने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। और जोशी जी जो बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने मुझे रोल सुनाया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, एक यंग सा लड़का है, बड़ी हैप्पी गो लकी किड है। तो वो सब करते करते बात करते करते फिर उन्होंने फिर इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया। और जब बाकी लोगों के पात्र परिचय हुए तो ये समझ में आया कि उनका जो उनकी जो सोच थी, जो उनका जो कहना था, समझना था, वो बहुत लोकप्रिय था। और वो खुद बहुत ट्रैवल किए हुए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया था। तो इस लिहाज से एक भाषा पे पूरा कंट्रोल, भाषा पे पूरा कमांड, और साथ साथ में अ, एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व, बहुत अच्छे व्यक्ति, और बहुत निर्मल, बहुत और बहुत पढ़े लिखे, बहुत ट्रैवल्ड, इंटरनेशनली वाइडली ट्रैवल्ड राइटर। तो अ, जो आज उन्होंने हम लोग की बुनियाद रखी, हम लोग की, मेरे जैसे लोगों की बुनियाद रखी। अलका मिश्रा जी, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं एक बार फिर पुनः जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने, अर्पण जी ने मुझे
आमंत्रित किया है, और कुछ बातें हैं जो अ, अ, बिल्कुल सीधे एकदम से वापस आई हैं फ्लैशबैक में, क्योंकि अभी पीछे एफटीआईआई ने एक प्रीव्यू थिएटर मनोहर श्याम जोशी जी को डेडिकेट किया था, और ये बहुत गौरव की बात है कि उनके नाम पे एक प्रीव्यू थिएटर बनाया गया। तो उनके साथ साथ जब वो सीन्स लिखते थे, तो एक वो पुराने टाइपराइटर पे सारा काम, और स्क्रिप्ट के ऊपर एक फीता लगा हुआ साथ में चल रहा है। तो उसमें बड़ा मजा आता था देख के, बताते थे आके कि सुनो इसको, इस तरह से मैंने लिखा है, ये इसमें चेंज लाना है, इसकी बैकग्राउंड ये है। तो वो जो 200-300 कैरेक्टर्स हम लोग में, लेकिन मेन प्लॉट जो है, मेन फैमिली प्लॉट जो है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे कितने भी छोटे छोटे किरदार क्यों ना आए। और उन्होंने बहुत सारी पहल की, अ, और पहल के साथ साथ उन वो बहुत आगे सोचते थे। मतलब ओवरऑल स्क्रीन पे 156 एपिसोड का हम लोग का पूरा धारावाहिक था, जो कि मैक्सिकन फॉर्मेट से लिया गया था। लेकिन जोशी जी की पकड़ सब्जेक्ट पे इस तरह से थी कि मेन फैमिली को वो अलग नहीं करते थे, और साथ साथ में मिलकर किसी ना किसी तरह से उनका ये प्रयास रहता था कि चाहे छोटा से भी छोटा कैरेक्टर कहीं और से आ रहा हो, तो वो उसको एक स्थान देते थे, और उसकी उसकी महत्ता को भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखते थे जितना कि मेन कैरेक्टर थे, चाहे वो दादी हों, चाहे दादाजी हों, चाहे बसेश्वर राम हो, भागवंती हो, लल्लू हो, छुटकी हो, बड़की हो। अ, तो हमारे जो नेचुरल टैलेंट्स थे, जो हम जो करते थे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, वो हमसे पूछते थे कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, और उसी के फलस्वरूप वो उस पर अपना एक उसको नन्हे का नाम उन्होंने दे दिया। जैसे मेरा एक उसमें हम लोग में एक बहुत अच्छा गीत उन्होंने लिखा, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, वो जानते थे, तो अ, उन्होंने एक गीत लिखा, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन, छुटकी बनेगी डॉक्टर, मंडली लता मंगेशकर, लल्लू टॉप ऑफिसर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन। तो अब अगर गीतों का सिलसिला लें, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के फोक सॉन्ग्स को उसमें लिया। जैसे जब राजेश पुरी साहब यानी लल्लू साहब की शादी होती है उषा रानी से, तो उन्होंने गीत लिखा कि हरियाले बने कच्ची कलियां मत तोड़ो, हरियाले बने कच्ची कलियां मत तोड़ो, मालन देगी गालियां, मुर्रा बना हरियाले बने, दादा के धोरे मत जइयो, हरियाले बने दादा के धोरे मत जइयो, दादी की देगी गालियां, मोरा बन्ना हरियाले बने, चाचा के धोरे मत इस तरह की जो भाषा की एक पकड़ के वेस्टर्न यूपी बेल्ट से ये दिल्ली में परिवार आया है। और यही एक कारण है कि 156 एपिसोड का वो धारावाहिक आज भूले से भी नहीं भूलता। अभी कल ही की बात है, मैं बरेली गया था, तो वहाँ पर एक नाटक हम लोगों ने किया, अकबर द ग्रेट नहीं रहे, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर सईद आलम। तो जब प्ले ख़त्म हुआ, तो मैं जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया, तो डॉक्टर सईद आलम ने स्टेज से कहा कि हमारे पुराने नन्हे हैं, तो जो 45 के ऊपर की जनरेशन है वो तो अ, उससे वाकिफ़ है, लेकिन हमारे अपने बच्चे जो हैं, वो उन्होंने हम लोग देखा नहीं, अ, ना बुनियाद देखा। लेकिन गौरव की बात ये, गर्व की बात ये है कि मैं आपको आपके साथ कुछ चीज़ साझा करना चाहता हूँ। ये एक किताब है मेरे हाथ में, दिस इज़ कॉल्ड एंटरटेनमेंट एजुकेशन,
अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर सोशल चेंज। ये भारतीय मूल के एक नागरिक हैं, डॉक्टर अरविंद सिंघल, उन्होंने ये किताब लिखी है। इस पे हम लोग पे उन्होंने पीएचडी की है जी। ही डन हिज पीएचडी ऑन हम लोग, एंड देयर इज अ चैप्टर विच क्लियरली इंडिकेट्स, ये बतलाता है कि किस तरह से इसकी लोकप्रियता हुई है। देखिए सामने हम लोग, और इसके साथ साथ इसमें जो बातें बताई गई हैं थीमेटिक, अगर मैं बात करूं कि हम लोग की थीम, जोशी जी की कलम, अ, अ, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग से शुरू हुआ था ये सीरियल धारावाहिक, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात वो 1984 में कर चुके थे। बड़की सीमा भार्गव जी जिन्होंने दीदी ने जो कैरेक्टर किया था उसके थ्रू, और साथ साथ में मिलकर मतलब एक आदमी कब सोच सकता है इसके बारे में। अ, साथ ही उन्होंने जब देखा कि सीरियल बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये डिमांड की गई कि इसको हिंदी क्यों रखा जाए, तो उन्होंने एक मद्रासी फैमिली इंट्रोड्यूस की धारावाहिक में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा था उसको उन्होंने ब्रिज किया, और ब्रिज ही नहीं किया, उसको सीमेंट किया। और आपको जानकर बहुत हैरत होगी, खुशी होगी कि मैं बैंगलोर गया जब हम लोग ख़त्म होने के बाद, तो हमारे मामा रहते थे टी एस्टेट में, तो मुझे लगा कि वहाँ तो हिंदी कोई जानता नहीं होगा, यहाँ कौन हम लोग देखेगा। तो जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरा तो इंडियन एयरलाइंस के जो मेंटेनेंस स्टाफ वाले थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे पूछा, आप हम लोग में आते हैं? तो मैंने कहा जी, आप तो यहाँ देखते नहीं। बोले किसने कहा आपको? और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उस समय मनोहर श्याम जोशी जी ने एक तरह से एक भारत को एक सूत्र में बांधा, और स्पेशली जो लिंग्विस्टिक बैरियर था, जो कि नॉर्थ और साउथ का रहता है, एक पता नहीं किस कारण से, क्योंकि वहाँ की भाषा भी उतनी सुंदर है जितनी कि भारत के किसी भी देश की या विश्व भर की। तो उनका ये मानना था कि किस तरह से जैसे जैसे धारावाहिक बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से उसको और रोचक बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए, ताकि उनके जो श्रोता हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, वो उसको बहुत चाव से देखें। तो ये तो हम लोग की एक पहली मुलाकात की बात है। संस्मरण तो इतने हैं कि मैं शायद एक किताब ही लिख डालूं इनके ऊपर। तो जब मैं हम लोग कर रहा था 20-25 एपिसोड के बाद, तो मुझे विनोद दुआ जी मिले। तो विनोद भैया मुझसे पूछते हैं, तुमने यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो हम लोग में, एक बात बताओ कि अच्छा, मैं एक जानकारी दे दूं आपको महत्वपूर्ण, कि हम लोग की जो पहले 26 एपिसोड थे उसका जो प्रोलोग था, जो स्वर्गीय अशोक कुमार जी पढ़ते थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और मुझसे कहा, तुमने मनोहर श्याम जोशी जी को पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ हम लोग की स्क्रिप्ट पढ़ी है। बोले तुम बेकार आदमी हो, तुम जाओ और जाके पहले कुरु कुरु स्वाहा पढ़ो और फिर कसब पढ़ो। और एक फहरिस्त मुझे उन्होंने जोशी जी के साहित्य की इंट्रोडक्शन हम लोग की स्क्रिप्ट के अलावा, उदय भानु पांडे जी, आपका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये बहुत अच्छा माध्यम मिला है मुझे आपसे बात करने का, अर्पण कुमार जी के माध्यम से, जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा असीम सौभाग्य है कि मुझे मनोहर श्याम जोशी जी के दर्शन ही करने का मौका मिला, मुझे उनके साथ काम करने का, उनके साथ बतौर एक्टर एक राइटर की सिटिंग्स और एक पिता तुल्य का प्यार प्रेम, ये सब एक तरह से मुझे मिला। और फिर मैंने जब उनको पढ़ना शुरू किया तो और गहराइयों में, जब उनकी पुस्तक मैंने कुरु कुरु स्वाहा पढ़ी, तो उसमें जब 3 कैरेक्टर मनोहर श्याम जोशी, मनोहर, श्याम और जोशी, 3 शब्दों में
3 अलग-अलग कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन, ये और कसब बहुत सुंदर एक और बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत पढ़े लिखे, वेल ट्रैवल्ड। और मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, अ, नन्हे अ, नन्हे नहीं होते अगर मनोहर श्याम जोशी नहीं होते। क्योंकि उनकी पेन में इतनी उनका उनकी कलम में इतनी धार थी, उतनी पैनी धार थी कि आज हम 37 साल बाद भी इस चीज़ को याद करते हैं और लोग याद करते हैं। मुझे आज भी पैन इंडिया लोग जब मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख कर के भारतवर्ष में अभी भी हम लोग को याद किया जाता है। उसके बाद हम लोग जब ख़त्म हुआ तो हम लोग बहुत रोए कि भाई आज से हम लोग किसी शूटिंग बंद हो जाएगी, कोई भी चीज़ जब ख़त्म होती है तो अ, अ, बड़ा दुख तो होता है। लेकिन जोशी जी ने एक तरह से अपने आप को उनके मेंटल कंप्यूटर ने रीबूट किया। अब ये पता नहीं कि कब उन्होंने रमेश सिप्पी साहब से बात की, कब उन्होंने जीपी सिप्पी साहब से बात की, किस दौरान ये काम शुरू हुआ, क्योंकि 1985 में ख़त्म होते ही बुनियाद 86 में हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी चीज़ चल रही थी कि इसको जितना जल्दी हम बनाएं। तो फिर मैं पहुंचता हूं इस पुस्तक के पास जो मेरे हाथ में है, बुनियाद, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी स्वयं। और इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये मैं इस तरह से हुआ करता था। ये आई वॉज ओनली 23 एट दैट टाइम। ये अनीता कंवर जी, ये कमलजीत साहब, ये मजहर खान जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये जो पूरी पुस्तक है, जोशी जी की फोटोग्राफ, बुनियाद की पुस्तक मेरे हाथ में, जिसमें डायलॉग्स स्क्रीन पे सारे के सारे, जो जयभूषण का कैरेक्टर जिसका जिक्र अर्पण जी ने किया, बर्थ डायलॉग समझ, ये सामने पुस्तक राजकमल प्रकाशन की, और बेहतरीन किताब। और जिस तरह से उन्होंने पार्टीशन को दिखाया, वहाँ पर भी देखिए भाषा का कहाँ प्रयोग आता है। किस तरह से पंजाब, पाकिस्तान की बोलचाल की भाषा, ओए होएली तू क्या कर रहा है, सुधीर पांडे और लाजो जी का एक सॉफ्टनेस, उधर एक बिल्कुल अलग तरह से उसका कैनवस। एंड हम लोग के दौरान हिंदुस्तान, भारत स्टैंड स्टिल, बुनियाद के दौरान पाकिस्तान भी स्टैंड स्टिल, इस तरह की जो एक पकड़ सब्जेक्ट को कहते हैं। मैंने एक दिन रमेश सिप्पी साहब से पूछा, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं दोबारा टीवी शुरू करते। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ अभिनव, मैं मनोहर श्याम जोशी को कहाँ से लेके आऊँ। और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक इतने बड़े डायरेक्टर की एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट कि वेयर कैन आई गेट मनोहर श्याम जोशी फ्रॉम, बिकॉज द उनकी जो केमिस्ट्री थी एक दूसरे, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, उसको भी 104 एपिसोड में उन्होंने समेटा। और मुझे एक बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर हैंड ओवर किया जिसका नाम था जयभूषण, जो कि विजेंद्र घाटगे साहब का, वृषभान का एक इलिजिटिमेट सन है, और अय्याश लड़का है। फाइनली ही डाइज ऑफ कैंसर। और उसकी साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमेश जी को उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था। इससे पहले मैंने बॉम्बे देखा नहीं था, मुंबई क्या चीज़ है मुझे पता नहीं था। तो अ, रमेश जी से मैं दिल्ली में मिला और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, और फिर मुझे एक छोटे बच्चे की तरह विद लिटिल फिंगर वो मुझे मुंबई लेके गए। और जोशी जी के साथ एक बहुत कामयाब बात ये थी कि उन्होंने जब मेरा फाइनल रोल में मुझे कैंसर हो जाता है मेरे कैरेक्टर को, तो टाटा मेमोरियल सेंटर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चिट्ठी लिखी, जिसका इंडिया टुडे ने खुलासा किया कि
मेरा कैरेक्टर का जब ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ तो अ, पता ये चला कि वहाँ लोग फाइट करते हैं कैंसर से। तो टाटा मेमोरियल सेंटर ने जोशी जी को चिट्ठी लिखी और दूरदर्शन को चिट्ठी लिखी कि आप इस कैरेक्टर को मारिए मत, क्योंकि यहाँ हम प्रयास में हैं कि किस तरह से हम कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करें, और यहाँ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो इससे बहुत चिंताजनक मैसेज आ रहा है। लेकिन वो ऑलरेडी शूट हो चुका था, तो जोशी जी ने, आप जोशी जी थे, उन्होंने कहा देखिए मैं अपने स्क्रीन प्ले को मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, लंबा नहीं खींचता। मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि इसको ज़्यादा नहीं करना, लेकिन इस कैरेक्टर को तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी लाइलाज बीमारी है। तो मेरा कहने का मतलब, कभी किसी चीज़ से समझौता नहीं। अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो जोशी जी को कोई रोक सकता। एंड प्रेशर आने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने 104 एपिसोड में ये सीरियल धारावाहिक ख़त्म किया, जिसका भी पुनः प्रसारण हुआ दूरदर्शन पर। तो उसमें भी फिर वही चीज़ के इतने सारे कलाकार, इतने मायनाज हस्ती, आलोकनाथ जी, अनीता कंवर जी, गिरजा शंकर जी, सुधीर पांडे जी, सोनी राजदान जी, मजहर खान, कृतिका देसाई जो मेरी वाइफ बनती हैं, काम्या मल्होत्रा, राजेश पुरी, विनोद नागपाल, पॉजिटिव और नेगेटिव रोल मॉडल्स के बीच Aditya Rajji, thank you so much for showing such a lovely message here. I'm trying to recollect as much as I can. प्रयास में हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। और बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि एक व्यक्ति विशेष जो कि एक बड़ी कहानी को फैलाकर चले और उसका सस्टेन करे कंटेंट। क्योंकि हम आजकल देखते हैं बहुत जल्दी लोग ऊब जाते हैं, लेकिन जोशी जी के उसमें लोग वेट करते थे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या आएगा। जहाँ हम लोग की बात करें तो दादा मुनि जिस तरह से उसको एंड करते थे कि छन्न पकैया छन्न के ऊपर छाता, और देखिए अगले एपिसोड में लल्लू है भाता, अगली किस्त में देखेंगे हम लोग। तो इस तरह की जो चीज़ें आती थी, पब्लिक वेट करती थी। मुझे याद है कि एक आर के लक्ष्मण जी का एक कार्टून था, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। वो मेरे आर्काइव्स में कुरुक्षेत्र में रखा हुआ है। तो उन्होंने श्री आर के लक्ष्मण जी ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक कॉलम आता था। तो पूजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड उन्होंने एक कार्टून निकाला आर के लक्ष्मण जी ने। एक पॉलिटिकल रैली हो रही है, उसके अंदर कोई नहीं है और एक पीछे काला कुत्ता बैठा है पीछे, और मंत्री जी अपने पीएस को डांट रहे हैं कि हु आस्क्ड यू टू फिक्स दिस पॉलिटिकल रैली एट 9 PM, डोंट यू नो इट्स हम लोग टाइम। अब इतनी बड़ी किसी को एक उपाधि देना इन कार्टून कॉलम where there's little bit of space, अपनी बात उतने से ही बॉक्स में कहनी है। और आर के लक्ष्मण जी, द लेजेंड हिमसेल्फ, उन्होंने ये बात रखी। और फिर उसके बाद सुधीर दार जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो भी, उन्होंने भी हम लोग में काम किया। ही वॉज द मेन कार्टूनिस्ट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स, और सुधीर अंकल ने हम लोग में पार्ट किया। तो जब राजेश पुरी की शादी हुई थी, तो जोशी जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया, रहे सुधीर आ जाओ। तो सुधीर जी ने कहा मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। बोले तुम आ जाओ करते हैं काम। तो हम लोग रात को सेट पे 2-2, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक शूटिंग चलती थी, सो रहे थे। तो वहीं बैठे बैठे सुधीर दादा अंकल ने एक कार्टून बनाया और लिखा हम लोगों की हालत, और सब सोते पड़े हैं बुरे हालत में, रात भर शूटिंग चलती है। तो लेकिन उनकी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा शिखा जी। मैं आपकी बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ कि मनोहर श्याम जोशी अप्रतिम एक व्यक्तित्व
उनका कोई सानी नहीं। शिखा जी, इट्स अ फैक्ट दैट इस तरह के लोग अब इस जीवन में बहुत भगवान ने एक सांचा ही तोड़ दिया उन लोगों के बनने का। कितनी डेप्थ, इतना लंबा कैनवस और सस्टेनेबल कंटेंट, जिसकी आज टेलीविजन में कमी देखी जाती है और सामने आती है कि कंटेंट तो बनाना आसान है, उसको सस्टेन करना कितना मुश्किल है। क्योंकि एक बार चीज़ आपकी डेस्क से निकली तो किस तरह से आप, अभी मैं ही बोल रहा हूँ, अगर थोड़ी देर में अगर मैं कंटेंट अच्छा नहीं रखूंगा तो बंद कर देंगे आप लोग उसको देखना, मैं खुद बोर होने लगूंगा। तो उसमें किस तरह से रोचकता पैदा की जाए, किस तरह से नया एंगल लेके आया जाए, उसके डायमेंशंस क्या है। नाट्य शास्त्र पूरा निचोड़ दिया, नवरस पूरे निकाल दिए कि भाई आइए रौद्र रस की बात करें, श्रृंगार की बात करें, वीर रस की बात करें, हास्य की बात करें, व्यंग की बात करें, अद्भुत रस की बात करें, विभत्स रस की बात करें, दिखाएं माफिया किस तरह का होता है। अगर मैं किशोरी लाल का एग्जाम्पल लूँ, जो काम्या के फादर का रोल करते हैं, नरक का राजा। अब कहाँ वो फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास की जनता कॉलोनी में रहने वाली, और कहाँ एक नरक का राजा, कहाँ महादेव बाबू एक पॉलिटिशियन, सारी चीज़ का समीकरण लेकर उधर अजीज कुरैशी साहब के रूप में एसीपी खान आ रहे हैं, एक कैरेक्टर सामदार आ रहा है, इंस्पेक्टर सामदार, कि वो मछली को बचाना चाहता है उस प्रीतम उस्ताद से, जो कि विश्वमोहन बडोला जी ने जिसका रोल किया था, जो हमारे बीच में अब नहीं है। बडोला साहब ने प्रीतम उस्ताद का रोल किया, जो मछली को फंसाने की कोशिश करते हैं अपने एक जाल में। उसको ग्लैमर वर्ल्ड बहुत पसंद है मछली को, तो जल्दी पैसा चाहती है, बहुत ट्रांजिशनल कैरेक्टर है। तो ऐसे क्रिएटर्स को आप लाना के यंग लड़कियों को जिस तरह से रुझाया जाता है ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ, जोशी जी ने उसको भी एक तरह से आईना दिखाया सोसाइटी को, आप देखिए आपकी शक्ल ऐसी लगती है, ये सब कैरेक्टर्स हमारे आसपास है। तो ये उनकी सिफत थी कि वो जो भी कैरेक्टर लाते थे, चाहे छोटे से छोटा कैरेक्टर हो। उदाहरण के तौर पर एक कैरेक्टर हुआ टोनी बदमाश। टोनी बदमाश वॉज प्लेड बाय नन अदर देन श्री मनोज पावा जी, सीमा भार्गव जी के हस्बैंड। टोनी बदमाश एक छोटा सा गुंडा, और डॉक्टर अश्विनी कुमार डॉक्टर। तो ये सब सब्जेक्ट्स की बात उन्होंने जिस विषयों को उठाया, लोअर मिडिल क्लास की जो एक ऊपर बढ़ने की चाह है जीवन के अंदर, अपवर्ड मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, कैसे वो संघर्ष करती है दिल्ली के अंदर आकर अपनी जड़ों से कट कर, जो कि वेस्टर्न यूपी बेल्ट को बिलोंग करती है। तो इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में लेते हुए कि एक एक माइग्रेशन है, एक शहर से, छोटे तहसील से यहाँ तक दिल्ली तक का सफ़र, और फिर दिल्ली में खो जाना, उसमें रम जाना, फिर एक नेशनल पर्सपेक्टिव लेना, एक बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज मेरा मानना है कि एक जो राइटर है उसको स्वयं ये पता होना चाहिए कि मेरी कहानी, मेरा कथानक, मेरा स्क्रीन प्ले कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ वो अभी खड़ा है, और कहाँ उसको 2 महीने बाद खड़ा होना है। ये जो एक पूरा लंबा विजन था, ये सिर्फ जोशी जी का ही थॉट प्लान था। इन माय ओपिनियन he was the Salim Javed of Indian television and will remain so, uh, all in himself, a single man army. इतना खजाना, कोई कैरेक्टर आ रहा है अगर वो अपनी भाषा को लेकर आ रहा है, अपनी बोली को लेकर आ रहा है, और फिर खुद नहीं, स्वयं ही नहीं, फिर वो सलाहकार उनकी जो समिति थी उससे बात करते थे, डॉक्टर पुष्पेश पंत जी, आलोक मेहता जी, पद्मश्री हमारे बहुत सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, आलोक अंकल, इन सब से बात करना कि भाई बुनियाद का इतिहास क्या कहता है, उनसे सलाह मशवरा करना। तो उनका स्वयं का जो एक सर्कल था साहित्यकारों का, अमृतलाल नागर जी का, और इन सब का एक बहुत बहुत बड़ा उनका जो बैकग्राउंड, उनकी जो पढ़ाई, उनकी जो जिसमें उनकी जोशियत हासिल थी, मेरे हिसाब से ऐसे राइटर्स
बहुत मैंने मैंने बहुत कम देखे हैं। ये नहीं कि है नहीं, लेकिन उनकी पकड़ सब्जेक्ट मैटर पे बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, और वो एक्टर से पूछते भी थे कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या क्या चीज़ को हम आगे ला सकते हैं। और इन्हीं सब के चलते अ, दोनों ही सीरियल्स अपने आप में बहुत बड़े मापदंड पर खरे उतरे, और एक मैग्नम ओपस की शक्ल ली, जिसको हम 70 का शो लेकर हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो कि सही भी है, क्योंकि किसी न किसी तरह से हम लोग इन जब बातों को समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करने की शुरुआत करते हैं, तो समझ में आता है कि भाई हाँ, ये चीज़ कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग आ रही है। तो अ, अ, ये बातें हमको धीरे-धीरे समझ में आई कि अर्पण जी, आपका अनेकानेक आभार। आपने कहा कुछ रोचक संस्मरणें बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। आपने आज मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके जोशी जी को फिर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर दिया है। मेरे लिए वो पिता तुल्य अ, थे, हैं और रहेंगे। जो असीम प्रेम उनका अभी भी भगवती जी के पास, मैं आंटी के पास जाता हूँ, मिलता हूँ, आशीष, अनुपम, छोटू, सबसे मुलाकात होती है। तो अनुपम तो खैर आजकल बाहर हैं, विदेश में प्रोफेसर हैं, लेकिन परिवार के साथ बहुत अभी तक बहुत निकटतम संबंध हैं। और मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि जोशी जी के सम्मान में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे ने एक प्रीव्यू थिएटर अभी हाल ही में उन्होंने उनको डेडिकेट किया है, और ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मैं उस वर्चुअल इवेंट में परिवार के साथ सम्मिलित था, और उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि मुझे मनोहर श्याम जोशी जी की बहुत याद आई। और हम लोग प्रयास में हैं कि कभी अवसर मिलेगा जीवन में, अब उन जैसा तो नहीं लिख सकते, लेकिन लिखने का प्रयास करेंगे। अ, मैं आपको अपने स्क्रीन्स पर देख सकता हूँ, अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहें तो ज़रूर करें। हाँ, इसके बाद में एक सिलसिला और बताना चाहूँगा। जोशी जी के साथ जब मेरा टेलीविज़न से मैंने 2 ही धारावाहिक किए, अ, बल्कि ढाई कहूँ तो। विवेक वासवानी का सीरियल था नई दिशाएँ, व्हिच वाज़ 7 एपिसोड्स। उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की, मेरी पहली फ़िल्म थी पर्वत के उस पार, जो चली नहीं। तो उसके बाद फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक फ़िल्म करने का, भ्रष्टाचार, जिसमें रेखा जी, मिथुन जी, रजनीकांत साहब, अनुपम खेर जी, अ, और शिल्पा शिरोडकर की पहली फ़िल्म भ्रष्टाचार, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी, और उसमें मैंने गोपाल का रोल किया। और उसमें भी ये था कि फ़िल्म के अंदर जिस तरह का कैरेक्टर बतलाया गया है, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके साथ फ़िल्म करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बड़े पर्दे, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर, यस वंदना कुमारी जी, एब्सोल्युटली राइट, द ट्रूली गोल्डन मेमोरीज which are etched in my mind, and I think as long as I'm sitting here, it'll be difficult to erase them off, because if you have worked with, and you had a lot of time in terms of spending with him, a personality like Manoj Sham Joshi ji, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस फीचर फिल्म में काम करने का मौका मिला। और वो वहाँ भी जाकर उन्होंने अपनी जिस तरह से सोशल एक उसकी जो परत थी, जो उसकी बेस प्लेट थी, सामाजिक तौर पे जोशी जी की पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। चाहे वो शहर की हो, चाहे वो अ, उस पर्टिकुलर जगह की हो, वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट की या कल्चर की हो, अ, उसकी कुरीतियों, उसकी कुरिवाजों की, या उसकी जो नेगेटिव शेड्स हैं, उसके ग्रे शेड्स हैं, उसको भी वो बखूबी निभाते थे। रजनीकांत साहब का जो उन्होंने कैरेक्टर लिखा है, वो देखने लायक है। मतलब सत्तार, मतलब बहुत ही एक
ऐसा कैरेक्टर, मिथुन दा का जो कैरेक्टर उन्होंने किया पुलिस इंस्पेक्टर का, अ, जो बाद में जाके रिवोल्ट करते हैं और एक पॉलिटिकल माफिया सिंडिकेट और रिलीजियस सिंडिकेट को तोड़ा जाता है। अ, मतलब एक स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर के तौर पर भी उन्होंने अप्पू राजा जैसी फिल्म लिखी, कमला हसन साहब की। तो अ, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना अ, एक आदमी के अंदर कभी कभी मैं सोचता हूँ कितना खजाना हो सकता है, एक कितना थिंक टैंक हो सकता है। टुडे यू गॉट टीम ऑफ राइटर्स, लेकिन एक आदमी इतना लंबा मैराथन मैन लाइक सचिन तेंदुलकर बैटिंग ऑन द क्रीज लगे हुए हैं और रोज स्क्रिप्ट आती थी सेट्स के ऊपर, हम लोग बैठ के रिहर्सल्स किया करते थे। हम लोग के टाइम पे तो संयुक्त रूप से रिहर्सल्स होती थी हिमाचल भवन में, और सारी टीम बैठ के एक साथ पहले रिहर्सल करती थी। फिर हम लोग गुड़गांव जाते थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के स्टूडियो में उसको हम शूट करते थे रात भर। और अब हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी रोल को निभा रहे हैं। वो बड़े बड़े क्लेवर राइटर थे, उन्होंने हर आदमी की अपनी पर्सनल ट्रेट्स लेकर उनको एक और नाम दे दिया। तो बेसिकली वी वर जस्ट प्लेइंग आवरसेल्फ इन, हम लोग बुनियाद में ऑफ कोर्स वो कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो गए और फिर हमको वो चीज़ ओढ़नी पड़ी जो हम नहीं थे, एंड दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। एंड जब it was a perfect combination between the pen and the gun. Uh, when I say the gun, it's the camera gun which you're talking about, and Ramesh Sippy ji is a legend. So uh, uh, दोनों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन साथ में निकल के आया, विच पेंटेड द कैनवस ऑफ बुनियाद, जिसने ये दो धारावाहिक ऐसे जो जिन्होंने भारतवर्ष के टेलीविजन को एक सुनहरे अक्षरों में लिख दिया समय यादों के पन्ने पर। तो मेरा मेरा ये मानना है कि एक राइटर का, आई एम टू अनक्वालिफाइड टू से एनीथिंग अबाउट जोशी जी, बट आई वुड लाइक टू एड अप हियर दैट किसी भी राइटर का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि वो वेल ट्रैवल्ड है, वेल ऑब्जर्वेंट है, चीज़ों को, सोसाइटी को से बहुत कुछ ग्रहण करता है, उससे कुछ सीखता है, उसको उससे दर्शन प्राप्त होता है, तो वो उसको वापस करता है। और जोशी जी ने जो सोसाइटी में आसपास समाज से देखा, इकोनॉमिक साइड से देखा, पॉलिटिकल साइड से देखा, स्पोर्ट्स के दृष्टि से देखा, कल्चर के दृष्टि से, तो वो सब कुछ समाहित करते एक व्यक्ति में कितनी कितनी चीज़ें हो सकती हैं। Pooja ji, thank you. I know it's a brilliant film. It's got a song in that film called तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। आज दोपहर में जब मैं अर्पण जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा आप सुना भी दीजिएगा, तो मैं कोशिश कर देता हूँ, प्लीज़ बेयर मी। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, जब नैना बातें करते हैं दिल मुलाकातें करते हैं, तेरे नैना। शिल्पा शिरोडकर जी की पहली फिल्म और मेरी दूसरी फिल्म, एंड दिस सॉन्ग हैज गॉट अबाउट 35 मिलियन हिट्स। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, एंड बहुत कमाल की तरह से एक फिर जोड़ी दोबारा से अलाइन की गई on a bigger canvas. Again, the team of Manohar Shyam Joshi ji and Ramesh Sippy for भ्रष्टाचार। तो जब आप सेट पर बैठते हैं तो आप राइटर से पूछते हैं कि कोई डाउट होता है तो क्लैरिफिकेशन लीजिए कि भाई आपने ये लिखा है, इसके पीछे मकसद क्या है, आगे क्या करना है, ये कैरेक्टर की आगे की ग्रोथ कैसे होगी, तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, अगर मैं यहाँ इसको सस्टेन करता हूँ, ये फाइनली कैरेक्टर आप कैसे लेकर जाएंगे, इसको कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, इसके शेड्स क्या क्या हैं। तो वो सब बातें मनोहर श्याम जोशी जी एक बच्चे की तरह, जैसे एक अच्छा सा टीचर अपने बालक को समझाता है कि देखो ऐसा है कि यहाँ अभी पहुँचा है स्टेज पर, अब इसका कैरेक्टर यहाँ जाएगा, इसका इससे अफेयर होगा,
जिससे अफेयर नहीं था उससे टूटेगा, और फिर उसको इससे थोड़ी तकलीफ होगी, उसको तड़प होगी, और उससे फिर वो निकलेगा बाहर, और ही विल बी अ रेबल चाइल्ड, जो कि बुनियाद में था कि एक फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन, अय्याश किस्म का लड़का जो वुड नॉट केयर फॉर एनीवन। तो इस तरह की चीज़ें जो उस शेड में फाइनली वो कैंसर से मरता है। तो मतलब आप इम्पैक्ट देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरी दादी, शी वॉज, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बुनियाद की शूटिंग ख़त्म हो गई थी। तो मैं दिल्ली वापस आ गया कि मुझे अपने एमए फाइनल एग्ज़ाम देना था सेंट स्टीफंस कॉलेज से। तो अ, मैं वापस आ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं जब आपका डेथ सीक्वेंस होता है, मतलब आपको मरने में बड़ा मज़ा आता है कि यार देखो मैंने क्या एक्टिंग की है, क्या है। और की भी बड़ी अच्छी थी, और काम की तो नहीं थी, निकलवाया बहुत अच्छी तरह किया। रमेश जी की आदत थी, वो वेरी टफ टास्क मास्टर। और जोशी जी का तो खैर कहना ही क्या है। तो जब वो डेथ हुई तो एक ऑडियंस, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था कि कैसे अ, एक राइटर एक ऑडियंस को इम्पैक्ट करता है, तो मेरी दादी और मेरी पूरी फैमिली देख रही, मैं पीछे बैठा देख रहा था कि इनके रिएक्शंस क्या, ज़रा नोटिस करूँ कि घर में सब लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि मैं पर्सनल लाइफ में क्या हूँ। मेरी दादी देख रही थी वो डेथ सीक्वेंस, और छड़ी उठाई उन्होंने अपनी, और उठ के मेरे फादर से कहती हैं, क्यों कोई और तरीका ना मिलो इससे, ब्रजभाषा में वो कहती हैं, कोई तरीका ना मिलो इससे, मोड़ा काम करवाए को, हमारे जीते जी ने मार डालो, मतलब मेरे जीते जी आपने से मार डाला। और मेरे फादर से बहुत गुस्सा हो गया, उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। तो मैं दादी के पास गया, मैं कहा दादी ये तो सब टेलीविजन का मामला है, इसमें कोई असलियत थोड़ी नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो देखिए ये होता है इम्पैक्ट, कि एक अनपढ़ महिला, अशिक्षित महिला को एक राइटर इसलिए नाराज करवा दे कि जाती जिंदगी में उसका पोता उसकी आंख के सामने जीते जी मार डाला गया। आप उस चीज की पकड़ से, हम लोग रोते थे उसको देख के, एपिसोड्स के प्रोलॉन्ग को, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा करुण रस उसमें फैला दिया था कि हम लोग बैठकर उसको फील करते। मेकअप पहनता था मैं, मुझे लगता था मैं वाकई बीमार हूँ, क्योंकि जब डायलॉग सामने रहते थे तो वहाँ दिखाया गया कि वो सतबीर जो कैरेक्टर है, मंगला का, उससे एक साइलेंट अफेयर चलता है। तो जय जाते जाते कह जाता है कि मैं आज तुम्हें हर बंधन से आजाद करता हूँ। तो सामाजिक पकड़, तो एक गहराई जब तक एक लेखक में नहीं होगी, और उसके वो धनी विदुषी, मतलब महान विद्वान व्यक्ति, जोशी जी के साथ बहुत शरारतें भी की हमने, मजे लेते थे खूब। मुझे हमेशा धमकी देते थे, मैं तेरी शादी काम्या से करवा दूंगा। मैं उनके पैर पकड़ता, मैं कहता आधी दुनिया तो जानती है कि मैं, आपने पहले ही मेरा अफेयर करवा दिया हम लोग ने उससे। वी वर द फर्स्ट रोमांटिक कपल ऑफ द इंडियन टेलीविजन। काम्या और मैं एक ही स्कूल के पढ़े हुए, और हमारे इंडिया के बंधु बांधवों ने सबने खूब उसमें मिर्च मसाला तो लगता ही है तड़का, उन्होंने अफेयर करा दिया। और लोग सोच रहे हैं कि मेरी शादी सच में कामयाब से होगी। अजय जोशी जी मुझे कहने में तेरी शादी करा दूंगा। मैंने कहा आप मुझे क्या करा रहे। बोले खूब मजे लेते थे। तो जब बुनियाद में कामयाब वापस आई मेरे साथ, तो वहाँ भी ट्रायंगल दिखाया था। अब जोशी जी मुझे साइड में ले जाए, कहें देखो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी काव्या से शादी करा दूंगा। मैंने कहा हाँ, अपना मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। एक दिन क्या हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो प्रेस फोटोग्राफी में एक फोटो शूट होना था हम लोग की पूरी टीम का। तो जोशी जी रशिया गए, तो उनको वहाँ से एक बहुत लंबा ओवरकोट और एक काली बड़ी सी जो रशियन वॉर्म टोपी होती है, गोल सी टायर की तरह, तो हिमाचल भवन में उनको शूट होना था। तो जोशी जी ने मुझसे कहा, मैंने उनको देखा, अंकल आपकी एक टोपी मैं बोरो कर सकता हूँ। मैं क्या करेगा। मैंने कहा सर दीजिए तो सही।
तो राजेश पुरी साथ में बैठे थे, मेरे लल्लू बोले आजा आजा हम लोग ना सामने बैठ जाते हैं दोनों और ऐसे करके बैठ जाएंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल उल्लू से बने, बेवकूफ़ से बने। अब जोशी जी कह रहे हैं तुम लोग क्या हरकतें करते हैं, देखो तो मेरी टोपी तुमने ले ली, मेरा गंजा सर फोटो में दिख रहा है और तुम लोग मजे ले रहे हो यहाँ। मतलब वो किसी भी चीज में आपसे शेयरिंग केयरिंग का जितना कुछ हो सकता है, इतना प्यार, इतना इतना प्रेम, एंड हमसे हंसी मजाक करना, लवलीन से कहना कि देखो तुम बहुत चतुर और चंट हो गई हो, तो और भाषा भी उसी तरह सेट पर आती, वो सेट पर कम आते थे, लेकिन जब रिहर्सल में पहुंचते या जब भी मिलते, देख रहा हूँ खूब मजे ले रहे हो, आजकल तो भाई बड़े फेमस हो गए हो, मतलब खुद का लिखा हुआ, खुद का काम किया हो और हमसे कह रहे तुम सुनो बड़े फेमस हो रहे हो भैया, आजकल तो मजा आ रहा है। मनोहर श्याम जोशी को कौन पूछता है, हमने कहा अंकल आपकी तरह वजह से तो हम बने हुए। नहीं नहीं भैया, स्टार स्टार होता, बड़े प्यार से वो मार भी लगा गए। सुनो पिछले एपिसोड में देखा था, ये गड़बड़ डायलॉग बोल दिया था, इसको जरा ध्यान से रखो नहीं तो रोल कट भी सकता है। अमेजिंग कैरेक्टर। मेरे ख्याल से जोशी अंकल का एज ऑफ कोर्स अपने हुनर में मैं एक शेर उनकी शान में कहना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो, कि अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, वक्त जिन्हें पढ़े, मैं यहां टाइमलेसनेस की बात कर रहा हूं, अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, वक्त जिन्हें पढ़े कुछ खास लिखेंगे, लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, हमने कलम उठाई तो हम इतिहास लिखेंगे। जोशी जी कहते थे लिखा करो तुम भी गुरु, गुरु भाषा देखिए, गुरु तुम कुछ लिखा करो। मैंने कहा मैं कहाँ लिखूंगा, बोले कोशिश करो, प्रयास करो। और ये मेरे फूफा जी स्वर्गीय राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी भी कहते थे, जो राष्ट्र कवि रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्लासमेट। क्योंकि हमारे दोनों माताजी पिताजी मॉडल स्कूल बाराखंबा रोड में हिंदी के अध्यापक थे, तो हिंदी भाषी होने से एक एक माहौल था घर में। और मेरे अंग्रेजी में नंबर बहुत कम आते थे, I used to be very bad with English till one of my professors came in model school Barakhamba Road. She solved that problem of mine. लेकिन अभी भी मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मेरी सब किताबें भरी पड़ी हैं यहाँ पर, एंड मुझे अच्छी बातें और पुरानी चीज़ें भी याद आती हैं। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ फ्रॉम दिस बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, the Humlog part, in which Dr. Arvind Singhal writes about the entire Humlog culture, and how Humlog was such a there was a survey which was done, और जहाँ इन्होंने पूरा ग्राफ बताया है कि किस तरह से this meeting was held and how Miguel Sabido and David Poindexter came to meet Mrs. Gandhi while she was the Prime Minister of India to put India on the television map, and how Humlog was born. And there's a complete timeline that September 1977 में सबसे पहली मर्तबा डेविड पॉइंडेक्स्टर आए भारत, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन न्यूयॉर्क बेस्ड पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट, सितंबर 1977 की बात है। और फिर उनकी जब डिफरेंट मीटिंग्स हुई और कैसे वो बात पहुंची 25 भारतीय राइटर्स, जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को उनसे सजेशन मांगे गए, और फिर 1984 में यहाँ लिखा है मनोहर श्याम जोशी द स्क्रिप्ट राइटर एंड पी कुमार वासुदेव हु वाज द राइटर। 7 जुलाई 1984 को ये धारावाहिक आया, और इसके बाद इन्होंने इसमें जो
हम लोग की पूरी फैमिली का एनालिसिस किया है डॉक्टर अरविंद सिंघल ने। ये वाकई पढ़ने लायक चीज़ है। जहाँ मनोज श्याम जोशी जी के बारे में क्या लिखते हैं, अ स्किल्ड स्क्रिप्ट राइटर। Hamlok was only the first step in Joshi's experience as a successful television scriptwriter. After Hamlok, he wrote a 104-episode saga about India's partition, Bunyad, which achieved even higher audience ratings than Hamlok. In Bunyad, Joshi took Indian television viewers through the life and times of a four-generation Punjabi family. A four-generation Punjabi family focusing on the tumultuous years following India's partition with Pakistan in 1947. Several of the Bunyad characters had appeared previously in Hamlok, like Nanne, so there was a certain commonality in the two hit television series. After Bunyad, Joshi created two more popular serials, मुंगेरी लाल के हसीन सपना। अब देखिए, क्रिएशन की इंतहा देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रघुवीर यादव जी। Sapne, in 1988 this was done, an indigenous version of The Secret Life of Walter Mitty, and Kakka Ji Kahen, says Kakka Ji, in 1989. Drawing upon the BBC series Yes Minister, Kakka Ji Kahen, such a powerful critique of Indian politics that the Indian government discontinued it. In 1992-93, Joshi wrote Hamrahi, Co-Travelers, which also patterned on Sabido's entertainment education strategy. While Joshi has earned fame and a lucrative income from his success with television serials, his lifestyle has not changed. देखिए साहब, while Joshi had earned fame and lucrative income from his success in television serials, his lifestyle has not changed. व्यक्तित्व देखिए साहब, अपनी सक्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आज 5 उंगल गहरा उतरा हूं तो कल 10 उंगल उतरूंगा। ये डॉक्टर अरविंद सिंघल लिखते हैं इसके साथ, कोट एंड कोट। His living room floor now has a wall-to-wall carpeting, but Joshi still wears traditional clothing and lives a modest, unassuming lifestyle. जोशी जी के पास घर पर जाइए आप, अपने उसी अंदाज में, अपने बैल्कनी के साथ लगी, खिड़की के साथ लगी उस पीडीए फ्लैट में उनका एक तख्त, उस पर कागज़ बिखरे हुए, कलम, इसी तरह का कुछ बड़ा चश्मा, और अपने ही थॉट्स के अंदर, विंडो के अंदर सोचते हुए, कुछ चीज़ें लिखते हुए, बहुत सादा जीवन, बहुत डाउन टू अर्थ, और बड़े कभी कभी बहुत ही कैजुअल। अरे छोड़ो ना, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, सब चलता है यार। मतलब जोशी जी की वाणी में भी कभी कभी आलसता झलकती, यार बहुत कर लिया, अब नहीं होता, सोचता हूँ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, और फिर लग गए। तो एक अपने आप में चीज़ों को समाहित, जो पर्सनल लाइफ में, उतना तो मुझे उनका पर्सनल लाइफ नहीं मालूम, लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि उनका जो अपना व्यक्तित्व था वो इतना सरल तरल था कि उनसे जब भी बात करो तो, मेरी जब लास्ट मुलाकात उनसे हुई तो एक दिन बंगाली मार्केट में मैं घूम रहा था, सडनली जोशी जी सामने से आ गए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहा सर कुछ नहीं, मैं तो अपने स्टूडियो जा रहा हूँ। अच्छा, बोले शरद दत्त कहाँ रहता है बताओ? तो मैंने कहा शरद अंकल सामने रहते हैं। तो मैं छोड़ो, चलो वहाँ तक। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि एक मेरी नई किताब आ रही है, उसमें मैंने जो नायक है, हीरो है, उसका नाम अभिनव रखा है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा आपको मेरा ही नाम क्यों सूझता है? बोले तुम नाम चढ़ा हुआ है जबान पर। तो वधस्थल के अंदर उन्होंने जो किरदार का नाम रखा, वो अभिनव रखा। अब अभिनव ही क्यों नहीं रखा, किसी और का नाम क्यों नहीं रखा, वो तो जोशी जी जाने, मेरे लिए तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो उनसे सीखी है कि
अगर आपको डूबना है तो गहरे में डूबिए, सतह में डूबने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक अ, उन्होंने इस बात को रियलाइज कराया कि कंटेंट इज द किंग, ना डायरेक्टर, ना एक्टर, ना कैनवस। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका लेखन, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो कोई भी पब्लिक आपको तब तक हटाएगी नहीं जब तक वो चाहेगी नहीं। और इसीलिए वो ऑडियंस को हमेशा एक उसको पूछते थे, उसको नवाजते थे, और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच के लिखते थे कि हाँ, मैं ये लिखूंगा तो ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। उनको ऑडियंस का भी बहुत बड़ा सेंस था। और मैगी 2 मिनट नूडल्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई, हम लोग की वजह से हमारी सेल्स बढ़ी है। इस किताब में उसका भी वर्णन है, हाउ मैगी 2 मिनट नूडल्स शॉट देयर सेल्स अप बिकॉज इट वाज द फर्स्ट स्पॉन्सर्ड सीरियल। तो उसका कैनवस लेना, उसको सस्टेन करना, पहले सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शनिवार, फिर सप्ताह में 3 बार कर दिया गया। तो आप सोचिए कितना प्रेशर होता होगा एक सिंगल राइटर पे कि उसको एक हफ्ते में 3 एपिसोड्स निकालनी है, और वो भी उस कंटेंट के साथ, जो कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। जोशी जी ने उसका भी सामना किया, उसको भी चैलेंज लिया, क्योंकि वो एडिटर रह चुके थे, संपादक रह चुके थे, तो उनको डेडलाइंस का बहुत रिस्पेक्ट थी, और उसके प्रति वो बहुत सजग रहते थे। हमें स्क्रिप्ट पहले, एक दिन पहले मिल जाया करती थी। कभी कभी ऐसा हुआ तो स्क्रिप्ट अगर उस दिन आ गई तो आ गई, वरना जोशी जी का लिखा पहले आ जाता था। वो समय पहले मिले कि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उनको फ़ोन कर सकते थे। कोई बात डायरेक्टर से भी नहीं समझ में आ रही, राइटर तक पहुंचना है, तो उनके पास, हमारे पास उनका नंबर होता था कि तुम कभी भी चाहो तो मुझसे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो वो इस तरह का अपने जहनी तौर पर अपने दिमाग के, स्वयं के दिमाग के खिड़की जाले, दरवाजे खुले रखना, और आमंत्रण देना कि आप किसी भी समय वो एक्सेसिबल हैं। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई मैं आई एम अ स्टार राइटर, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। और इसी वजह से वो सबके प्रिय रहे, और आज तक हम उनको याद करते हैं। तो अ, ये कुछ स्मृतियां हैं जो जोशी जी की मेरे साथ हैं, और आजीवन रहेंगी जब तक जोशी जी हमारे बीच ही हैं। ऐसा मैं मानता हूँ कि अ, मैं किसी दिन अगर प्रयास करने का प्रयास करूं कि मैं चाहता हूं कि हम लोग को दोबारा से बनाया जाए, और, और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इसका बीड़ा ज़रूर उठाया जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होना आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है कि हम आज के संदर्भ में अगर हम लोग को रखें। आज के संदर्भ में हम आपस में देखें कि कोविड की कैसे हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, उसके रहते हुए सब काम कर रहे हैं। साथ साथ में इतना बड़ा जो पैंडेमिक है, इसके साथ साथ रहते हुए किस किस तरह से हम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, कहाँ हम आंदोलनों को फेस कर रहे हैं, कहाँ हम हेल्थ केयर पर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रयास जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अ, मैंने अपनी तरफ से एक मन में प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं मनोहर श्याम जोशी जी का कभी अ, उनको स्मृतियों से हटने नहीं दूंगा। ऐसा मैंने अपने लिए, ये जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन मैंने ये निश्चय किया था। और हम लोग को मैं अपना दूसरा बर्थडे मानता हूँ, क्योंकि 7 जुलाई 1984 को, 7 जुलाई जब होती है तो कुछ ना कुछ अ, मैं ज़रूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं स्टार न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने 25वें वर्ष जब हम लोग के कंप्लीट हुए तो उन्होंने 1 घंटे का एक एपिसोड स्पेशली तैयार किया पूरी टीम ने, जिसको किशोर राजवानी जी ने उस समय जो स्टार में काम करते थे उन्होंने उसकी पहल की थी। और मैंने उसमें दादा मुनि का एंकरिंग किया था रोल, और वो आर्काइव्स मेरे पास हैं अभी तक। और हम लोग को फिर से प्रसारित होना चाहिए,
कुछ टेप्स अगर इधर उधर हो गए हों तो उनको दिखाया जाना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं फेसबुक पर कि हम लोग क्यों नहीं दिखाते, बुनियाद दिखा दिया, रामायण दिखा दिया। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है, हम लोग इस प्रयास में हैं कि उसके जो टेप्स, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी थी, शायद टेक्निकल कारण से वी वर ऑन लो बैंड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, तो शायद संभावित रूप से इसकी टेप्स की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है। इसी के ऊपर कुछ काम चल रहा है, लेकिन प्रयास से रहेगा कि हम लोग दोबारा से स्क्रीन पर दिखाया जाए, टेलीविज़न स्क्रीन पर, और एक भारत की एक असीम धरोहर को हम एक बार फिर से देख सकेंगे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और क्योंकि बात ऐसी है कि विषयों का होना और एक व्यक्ति विशेष का होना बहुत बड़ी बात है। और जोशी जी मेरे लिए माउंट एवरेस्ट की तरह, मतलब मैं उनके बारे में जितना बात कर लूँ, मेरे ख्याल से समय की धार, मैं सुबह भी आज अर्पण जी को एक प्रोमो भेजा था, आपको चलिए दिखाई ही देता हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आने से है कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। ये एक घड़ी आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोग के 100 एपिसोड की घड़ी है, ये आज तक टिक टिक आ रही है। इस पे मैंने काफ़ी अपना ये थोड़ा टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन्स पर अगर हैं और ब्रॉडकास्ट लाइव है तो फेर बदल कर सकते हैं, उतना स्टिफ बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो 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 इस तरह की जो चीज़ें होती, तो पीछे पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी शुरू हो गया है पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का। तो ये जो पूरा प्रसारण आप देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अर्पण कुमार जी का कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया। एंड मैं कितना कह लूँ मनोज श्याम जोशी जी के बारे में, कितनी बातें हैं। उनको ये पता चला मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उन्होंने क्रिकेट का कैरेक्टर लगा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग वॉज द फर्स्ट सीरियल जहाँ सेट्स के बाहर निकल के आउटडोर शूटिंग की गई, पहला धारावाहिक जहाँ पे आउटडोर शूटिंग। से पहले दूरदर्शन के सब प्रोग्राम सेट्स के ऊपर होते थे। बाहर जाना, पूरा एक एपिसोड क्रिकेट मैच पे कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं ये बता तो चुका हूँ स्क्रिप्ट के माध्यम से, लेकिन उस जनता कॉलोनी के फ्लैट में मुझे दिखाना है तुमको क्रिकेट खेलते हुए। पूरा एपिसोड मॉडर्न स्कूल के ग्राउंड पे बाकायदा शूट किया गया, अ प्रॉपर क्रिकेट मैच। इतना रियलिस्टिक होना किसी भी तो इस तरह की जो चीज़ें उनके साथ, एक रियलिज्म देना, एक कारण देना कॉज एंड इफेक्ट का, कि इसका ये इफेक्ट इसलिए क्योंकि इसका कॉज ये है, क्योंकि इसका कॉज ये है इसका ये इफेक्ट है। तो ये जो थ्योरीज हैं, किसी भी कथानक की जो स्टेजेस हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल थ्योरी हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक थ्योरी हो, चाहे वो सोशल थ्योरी हो, उन्होंने उस तरह के किरदार बनाए, चाहे वो टेलीविज़न के पर्दे पर हो, चाहे वो उनके नावल के अंदर हो, चाहे वो उनके फीचर फिल्म्स हो। हर एक किरदार, हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक अनूठी पहल ले जाता है। तो मेरा मानना है कि एक ऐसे व्यक्ति में जिसमें इतने सारे गुण हों, इतनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हों, इतनी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स उनकी, और निर्मल स्वभाव की, और मूड, ऑफ कोर्स, तो मूड तो आर्टिस्ट का मूड ही होना जितना ज़रूरी उतना राइटर का मूड नहीं तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वो डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करते थे। ये डिफरेंस था एक
कभी कभी होता है कि मैंने जितना थोड़ा बहुत समझाया कि राइटर्स कभी कभी कॉम्प्लेसेंस हो जाते हैं। जोशी जी क्योंकि संपादक थे तो वो डेडलाइन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, करना है तो करना है, और फिर उसमें कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और बारीकी और साथ साथ रहते हुए अब कोई एयर्स नहीं कि इतने बड़े आदमी हैं, कोई एक एक्सेस बैगेज कैरी नहीं करना है। जैसे वो थे वो वैसे ही सामने भी थे, उसमें कोई छल कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपना मस्त मौला फिक्रमंद आदमी, और बड़े गहरे और अच्छे श्रोता भी थे, सुनते भी, किसी को सजेशन दिया तो उसको भी स्वीकार करते थे। वरना लोगों में कभी ऑल्टर ईगो आ जाती कि भाई अब हमें क्या बताओगे, हम तो इतना काम करते हैं। जोशी जी के साथ ऐसा कभी नहीं था। अगर उनको कोई चीज़ आप सजेस्ट करें कि मेरे ओपिनियन से ऐसा हो सकता है तो वो उसको सुनते थे, चाहे फाइनल वर्ड उनका रहे, लेकिन उसका वो स्वागत करते थे, क्योंकि आदान प्रदान की संस्कृति के अनुसार वो एक डायलॉग में विश्वास रखते थे। और ये मेरा निजी अनुभव है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और ठीक ठाक लिख लेता हूँ। उतना अच्छा तो नहीं लिख सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक शेर अभी मैंने लिखा, जब मेरे चश्मा लगा नया नया तो पास का चश्मा पढ़ने के लिए, कि कुछ दूर ही रहो मुझसे मेरे सो कॉल्ड चाहने वालों। तो सो कॉल्ड वर्ड नहीं है, कुछ दूर ही रहो मुझसे मेरे चाहने वालों, पास की नजर से अब कम दिखता है। जस्ट टू कीप अ लिटिल डिस्टेंस। वैसे भी उचित दूरी बनाई जानी चाहिए आजकल। वी आर वर्चुअली रियल टुडे, लेकिन समय का ये इसका कोई विकल्प नहीं है। प्लीज स्टे मास्क्ड, प्लीज स्टे सैनिटाइज्ड, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और जितने भी प्रोटोकॉल कोविड-19 के हैं उसका पालन करिए, क्योंकि अगर हम हैं तो सब हैं, हम नहीं हैं तो कोई भी नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करनी चाहिए अपने परिवार की, और स्पेशली जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारी सच में बौद्धिक धरोहर है, उसको हमें बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन लोगों को खोते जा रहे हैं अपने जीवन काल में, जो किसी और दुनिया से थे, और उनका सानी दूसरा कोई नहीं। मनोज श्याम जोशी जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एको त्वम द्वितीयो नास्ति। आप जैसा कोई नहीं, न था, न है और न होगा। मैं आपको पुनः शत शत प्रणाम करता हूँ, और अर्पण कुमार जी, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इस प्रोग्राम के समापन के लिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें, या अगर कोई प्रश्न करना चाहें तो इच्छा आपकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।